स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। यह कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस इनकर कर रही है, आपको इसके बारे में बताता है। अगर हम इसका बेसिक फॉर्मेट की बातें करें तो इसमें वैसे तो इसमें करंट ईयर और बेस ईयर ये दो वाला पार्ट भी होता है, लेकिन हमें अभी आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मेट में बातें करनी है। तो सबसे पहला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद इसके सेकंड नंबर पे आता है अदर इनकम। इन दोनों को हम ऐड करते हैं और जो ऐड करके आता है वो आता है टोटल रेवेन्यू। ये क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू में से आपको एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। टोटल रेवेन्यू में से हम क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में बहुत सारे, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, इम्प्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। फिर से एक बार, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, इम्प्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस। ये जितने सारे आएंगे उसको अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो जो माइनस करके आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये इसका टोटल इधर कर लेंगे, यहां लिख लेंगे और इसका टोटल हम यहां ले लेंगे और माइनस करके जो यहां पर आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसमें से अगर हम टैक्स माइनस कर देंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि पूरी अगर फॉर्मेट की बातें करें तो सबसे पहले आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें हम अदर इनकम ऐड कर देते हैं तो आता है टोटल रेवेन्यू। उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। एक्सपेंसेस में होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, इम्प्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस। इसको हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करते हैं वो हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि ये कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ P&L का पार्ट। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब यह हमारा पहला आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी आपका जिस चीज का बिजनेस है, जिस चीज में आप ऑपरेशन करते हैं, उससे जो रेवेन्यू आती है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। अब इसका एग्जांपल हो गया जैसे सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ स्क्रैप, ये सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है। इसमें आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई फिनेंशियल कंपनी है तो फिनेंशियल कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटरेस्ट अर्न होगा, डिविडेंड होगा। अब हम बात करते हैं अदर इनकम की। दूसरा पार्ट है अदर इनकम। अदर इनकम यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि जो आपका मेन ऑपरेशन नहीं है उससे जो आपको रेवेन्यू मिलता है वो रेवेन्यू फ्रॉम अदर सोर्सेज है। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिफंड ऑफ टैक्स एटसेट्रा। अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो आएगा टोटल रेवेन्यू। हम एक एग्जांपल के तौर पे रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं।
मान लीजिए आपके पास क्वेश्चंस में दिया होगा कि सेल्स आपके पास है 12 लाख, सेल्स रिटर्न आपके पास है मान लो 2 लाख, आपने स्क्रैप बेच के 25,000 सेल्स ऑफ स्क्रैप 25,000 मान लो आपने स्क्रैप बेच के कमाया, और आपने एफडी कर रखा था तो आप उस पर इंटरेस्ट आप 30,000 रुपये कमाते हैं। इंटरेस्ट ऑन एफडी मान लो आपने ₹30,000 कमाया, और एक आइटम ले लेते हैं, आपने डिविडेंड भी कमाया 10,000 रुपीज, मान लो कि आपने डिविडेंड कमाया 10,000। अगर आपको टोटल रेवेन्यू निकालना हो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप लेंगे सेल्स, आपके पास सेल्स है कितना 12 लाख, इसमें से आप सेल्स रिटर्न पहले माइनस कर लेना 2 लाख, तो आपके पास कितना आ गया टोटल आपके पास आ गया 10 लाख, क्योंकि आपने जितना बेचा था उसमें से आपने 2 लाख वापस आ गया। अब आपने स्क्रैप सेल किया, तो मैंने क्या बोला था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में स्क्रैप उसका पार्ट होता है, तो हम स्क्रैप को ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप का सेल कितना मिलिए 25, ये हो गया 10,25,000। अब ये फर्स्ट हेड पूरा हो गया, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भाग हो गया। इसका अगर हमें मेन हेड्स देना हो तो हम देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हमें इसका मेन हेड देना हो। उसके बाद है सेकेंड नंबर पर अदर इनकम, अदर इनकम। अब यहां पर देखिए अदर इनकम आपके पास में कौन कौन सा है? 2 है, एक है इंटरेस्ट ऑन एफडी, हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, कितना है 30,000, और उसके बाद है डिविडेंड, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हो गया 10,000, ये टोटल हो गया कितना आ जाएगा 40,000। अब आप उसको ऐड करेंगे तो 10,65,000, ये 10,65,000 का जो अमाउंट आया ये आपका आया टोटल रेवेन्यू, यानी कि आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में पहले सेल्स लेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके उसको बोलते हैं नेट सेल, नेट सेल निकला, फिर सेल ऑफ स्क्रैप ऐड कर देंगे, उसके बाद आप अदर इनकम ऐड करेंगे, और जो नेट आंसर आएगा वो आएगा क्या टोटल रेवेन्यू। अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस में सबसे पहला आइटम हमने लिया था मटेरियल कंज्यूम्ड, सबसे पहला क्या था कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमारा पहला आइटम क्या था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का एक फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, आप बोल लीजिए, आजकल इन्वेंट्री वर्ड ज्यादा चलता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, यानी क्या होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस
परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। अब मान लीजिए इसका आप एक एग्जांपल लेते हैं, एक इमेजिनरी आप खुद से एग्जांपल बनाइए। मान लीजिए कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 2,50,000, तो आप ओपनिंग स्टॉक में डाल लेंगे 2,50,000। फिर इसमें प्लस करनी है परचेजेज। क्या प्लस करनी है? परचेजेज ऑफ मटेरियल। मान लो आपने 20 लाख का परचेज किया, तो यहां पर लिखेंगे 20 लाख, इसको ऐड कर लो 22,50,000, और इसमें से माइनस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल मान लो 2 लाख, तो हमने 2 लाख यहां से माइनस कर देंगे, तो आपका मटेरियल कंज्यूम निकला 2,2050, यानी 20,50,000। तो इस तरह आपसे क्या निकालोगे? मटेरियल कंज्यूम। अब हम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की बात करेंगे। दूसरा आइटम हमारा क्या था? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखो, गुड्स परचेज फॉर रीसेल, यानी कि यहां पर मैन्युफैक्चर नहीं है। अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर कंपनी बना के बेचती है यानी रॉ मटेरियल खरीदता है, तो ये परचेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में चली जाएगी, फिर ये इसका पार्ट नहीं होगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तभी होगा जब कंपनी ट्रेडिंग कंपनी हो, यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं। अब हम तीसरे आइटम पर डिस्कस करते हैं चेंज इन इन्वेंट्री, यानी थर्ड आइटम है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ कौन कौन सी चीज? तो फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक, कोई भी हो सकता है, यानी फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक, ट्रेड स्टॉक, यानी इसको हम लोग स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश्ड गुड्स मैंने FG लिखा है, आपने फिनिश्ड गुड्स लिखना है। फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन स्टॉक का जैसे नाम से लगता है कि स्टॉक के बीच में कुछ चेंज होना चाहिए, यानी कि चेंज इन स्टॉक इज द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, पहले ओपनिंग को रखेंगे बाद में क्लोजिंग। हम एक ऐसे एग्जांपल सेट करते हैं खुद से। ऐसे मान लीजिए यही पर कर लेते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं। ये आपका ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है और ये चेंज है। तो सबसे पहले मान लीजिए फिनिश्ड गुड्स का लेते हैं। फिनिश्ड गुड्स, आपके पास मान लीजिए 2.5 लाख की 2,50,000 की ओपनिंग स्टॉक, हमने ओपनिंग में 2,50,000 लिया। क्लोजिंग मान लीजिए 2 लाख की है, इसका मतलब 50,000 हो गया चेंज इन स्टॉक। यहीं पर हम वर्क इन प्रोग्रेस की बातें करते हैं। तो मान लो ओपनिंग आपके पास 4,50,000 है और क्लोजिंग है 5 लाख, तो ये हो गया 50,000, लेकिन ये निगेटिव। उसी तरह स्टॉक इन ट्रेड की बात करते हैं। स्टॉक इन ट्रेड, मान लो ओपनिंग है 7,50,000, 7,50,000 और क्लोजिंग है 7 लाख, तो ये होगा 50,000। तो इस तरह हम लोग चेंज इन स्टॉक को एसेस करेंगे, यानी चेंज इन स्टॉक इज डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। और स्टॉक हो सकता है ये
फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक इन हो सकता है, स्टॉक इन ट्रेड का। अब हम बात करेंगे इंप्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। हमें बात करनी है इंप्लाइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसका मतलब होता है कि आपने जो भी बेनिफिट पेमेंट मेड एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज, पेमेंट मेड टू एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज। इसका एग्जाम्पल हो गया वेजेस, सैलरी, बोनस, ग्रेचुइटी, मेडिकल फैसिलिटी आप देते हैं, ये सारे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस का पार्ट है। अब उसके नीचे आइए तो अगला मैंने बोला है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी ऑन द बोरोइंग, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब एक बार और ध्यान रखते हैं, लोन लेने के लिए जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो भी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। यानी फाइनेंस कॉस्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बोरोइंग फी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सारे फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर एक बच्चे में कंफ्यूजन होती है, जैसे बैंक चार्जेस है, ये फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये अदर एक्सपेंस में जाता है। कई बार स्टूडेंट बैंक चार्जेस को फाइनेंस कॉस्ट की तरह ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन ये प्रॉपर ध्यान रखना है कि बैंक चार्ज इज नॉट पार्ट ऑफ द फाइनेंस कॉस्ट, इट्स पार्ट्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस। क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट होता है कि आपको फाइनेंसिंग सपोर्ट के लिए जो भी खर्चे देने पड़े, जो भी आपके लिए एक्सपेंस हुआ। मेन इसका है इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रोसेसिंग चार्जेज ऑफ लोन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इस तरह के खर्चे फाइनेंस कॉस्ट के पार्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले आपको फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करता है, यानी कि आपके फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होना जरूरी है। यह आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का क्या है और उसको कैसे यूज कर रही है कंपनी, ये भी आपको इससे पता चलता है। कैश फ्लो के बारे में बताता है, इनफ्लो आउटफ्लो जो अभी हम डिस्कस किए। उसके बाद यूजर को, हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बहुत सारे यूजर्स, अभी तो हम इस टॉपिक के बाद यूजर्स की बात करते हैं। तो यूजर्स को सही से इंफॉर्मेशन देता है, बिजनेस की प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर वैल्यू बताता है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट कैसा है, कितना इफेक्टिव रूप से काम कर रही है, क्या सारी अकाउंटिंग पॉलिसी सही ढंग से इम्प्लीकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो अप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी बातें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। अब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपको जरूरत क्या है, क्या चाहिए, क्यों, एसेंशियलिटी क्या है इसकी? तो सबसे पहला आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलता है यहां से। उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा बना, तो दूसरा पॉइंट क्या है, पहला फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सही से इंफॉर्मेशन, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन मिलता है। दूसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चूंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाई जाती है, तो उसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है ताकि आपके जो यूजर्स हैं उसको समझ में आ जाता है। कंपेरेबल, यानी कि चूंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करनी होती है तो एक ही तरह से बनता है, तो आप कंपेरेबिलिटी आप में होती है, यानी आप पिछले साल से इस साल के अपने बिजनेस को कंपेयर कर सकते हैं, आप प्रेजेंट अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात वेरिफिएबल, अगर अकाउंटिंग सही से बनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया गया है, तो वहाँ जो भी ट्रांजैक्शंस करी गई होगी उसके पीछे कोई वाउचर लगा होगा, कोई सपोर्टिंग वाउचर के साथ काम करनी है, यानी कि ये वेरिफिएबल होगा। वेरिफिएबल होने से क्या होगा, तो आपके रिलीवेंट होगी, यानी कि सही रहेगा, सही होगा वो इंफॉर्मेशन। और अगला है टाइमलाइन, यानी कि समय पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तभी रिलीवेंट माना जाएगा जब टाइम पर बनाया जाता है, यानी कि जब आपका बुक्स क्लोज होता है तो जो एक रिजनेबल पीरियड है उसके अंदर ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देंगे, तभी उसकी रीजनेबिलिटी बनी रहेगी, अदरवाइज उसकी रीजनेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बहुत देर हो जाता है तो फिर वो किसी काम का नहीं होता। हमने अभी भी डिस्कस किया कि यूजर्स को इंफॉर्मेशन मिलता है। तब यूजर्स कौन होते हैं, कितने तरह के होते हैं?
तो ये हमने 11th में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूजर्स के बारे में, फिर दोबारा शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं। यूजर्स दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। अब इंटरनल यूजर्स वो होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट को एसेस कर सके, देख सके, वो होता है इंटरनल यूजर्स। जैसे ओनर हो गया, ये इंटरनल यूजर्स है। अब हो गया एक्सटर्नल यूजर, जो पब्लिश डाटा पर भरोसा करके, पब्लिश डाटा को देख करके अपना डिसीजन लेता है, वो होता है एक्सटर्नल यूजर। जैसे बैंक हो गया, क्रेडिटर हो गया, लेंडर हो गया, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, ये सब रिसर्चर्स, ये सारे आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक लिमिटेशन की बातें करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस क्या सब होती है। सबसे पहला ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, पुरानी बातें वाली बात है, यानी जो हो गई उसको समझ के आगे के लिए तो हम उसको यूज करते हैं, लेकिन फिर उसमें सुधार नहीं हो सकती, यानी कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होता है। अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स, यानी कि मान लीजिए कि आपने एक मशीन खरीदा, आपने उसकी लाइफ एस्टिमेट करी 10 ईयर, और तो आप 10 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएट कर दिए, लेकिन वो 20 ईयर्स तक चलता था। इसका मतलब कि आपने उस पीरियड में जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे तो ओवर एक्सपेंस चार्ज कर रहे थे, आप अपनी प्रॉफिट को घटा लिया था, और आगे के पीरियड में आप अंडर एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंसेस में जा रहे हैं, तो इफेक्ट ये एस्टिमेट्स से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। उसके बाद होता है अकाउंटिंग पॉलिसी, अलग अलग है। ये आप किसी कंपनी ने एक अकाउंटिंग पॉलिसी निकाला, आपने दूसरा मान लिया, मान लो किसी कोई WDV रिटेन ऑन वैल्यू लेता है, आप स्टेट लाइन मेथड लेते हैं, तो बैलेंस शीट में अंतर हो जाती है। उसके बाद सबसे बड़ी जो गड़बड़ी है वो है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड। अकाउंटिंग कभी भी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को एसेस नहीं कर पाती, ना तो प्राइस लेवल चेंज को ही। आपने मान लो एक घर खरीदा, आपने खरीदा था 10 लाख का, आज उसकी कीमत हो गई 30 लाख, तो अकाउंटिंग ना उसको 30 लाख नहीं दिखाएगा, वो उसको 10 लाख में डेप्रिसिएट करके दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि प्राइस लेवल चेंज को वो इग्नोर करता है। उसके बाद जो सारे जो आपके यूजर्स हैं, सबके पर्पस को ये फुलफिल नहीं कर पाती है। वैसे सबके पर्पस को फुलफिल करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि पर्पस अपने अपने वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो जाता है, लेकिन ये सारे डिमेरिट्स हैं। इसी के साथ आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला चैप्टर खत्म हुआ। आप इसको अच्छी तरह एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बोलिएगा, मैं अगला वीडियो बना के उस पर डाल दूंगा। और अब हम अगले चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।